वहाँ पे क्या स्पेस अवेलेबल है। स्पेयर टायर वगैरह आप यहाँ से एक्सेस नहीं कर सकते हैं। आप यहाँ पे जो है आपके पास में टूल किट दिया गया है, वहाँ से टूल किट अगर आप खोलेंगे और उस टूल किट को यहाँ पे अगर आप फंसाएंगे उस मतलब जो एक उसमें टूल आता है उसको, तो ये आपके पास जो स्पेयर व्हील है ये नीचे धीरे धीरे आके गिर जाएगा। तो ये आपका एक्सेस हो गया। और 11 स्पीकर JBL सिस्टम आता है, जिनमें से एक जो है यहाँ लग रखा है आपके पास में। बूट बंद कर देते हैं हम, और यहाँ पे आप देखेंगे सिग्मा 4 जो है वो लिखा हुआ है। ई नहीं है, ये सिग्मा 4 लिखा हुआ है। जिन्होंने मैथ पढ़ी होगी, आई बिलीव 10th में भी था ये, तो 10th स्टैंडर्ड तक मैथ जिसने पढ़ी होगी उसको पता होगा। अब बेसिकली दिस मीन्स कि गाड़ी 4x4 है। अगर ये नहीं लिखा है दैट मीन्स गाड़ी 4x2 वेरिएंट है, रियर व्हील ड्राइव वाला वेरिएंट है। ये सब चीज़ें हो गई बाहर की। और आई डोंट थिंक बाहर कुछ बचा है जो मुझे बताना हो। इंजन बे आपको दिखा देता हूँ, काफ़ी बड़ा है, 2.8 लीटर का इंजन है आपके पास में यहाँ पे। सिर्फ बड़ा है, ये एक्चुअली काफ़ी हैवी भी होगा, आई एम श्योर। इतना हैवी है कि एक हाथ से खोलना लगभग नामुमकिन है। तो ये आपके पास में 2.8 लीटर का इंजन यहाँ पे डीजल इंजन। एक पेट्रोल 2.7 लीटर का इंजन ऑप्शन जो है वो भी आपके पास में आता है। इंजन की पावर और टॉर्क फिगर जो है उसकी बात हम करेंगे ड्राइव करते वक्त। ऑटोमेटिक में थोड़ी सी ज़्यादा टॉर्क है कंपेयरिंग टू मैनुअल, तो उसकी बात हम जो है बाद में करेंगे। फ़िलहाल इंटीरियर में चलते हैं, उसकी बात करते हैं कि इंटीरियर में क्या क्या चीज़ें ऑन ऑफर है। यहाँ से गाड़ी स्टार्ट होगी, तो इस तरफ से शुरुआत करते हैं एक्चुअली कि क्या क्या चीज़ें आपके पास में दी जाती है। यहाँ पे आपके पास में स्विचेस दिए गए हैं बहुत सारे, जो कि बेसिकली आपके पास में सारे के सारे पावर विंडो से जुड़े हुए हैं। और उन पे ए लिखा हुआ है ठीक ठाक बड़ा बड़ा, जिसका मतलब है कि हर एक स्विच जो है वन टच ऑटो अप डाउन जो है वो फंक्शनैलिटी देता है। ऊपर यहाँ पे लॉक एंड लॉक, यहाँ पे आपके पास में चाहे लॉक कंट्रोल, यहाँ पे आपको ORVM फोल्ड एंड फोल्ड करना है तो वो, और यहाँ पे ORVM जो है उसको आपको एडजस्ट करना हो तो वो आपको इलेक्ट्रिकली सारा सिस्टम दिया गया है। गाड़ी में यहाँ पे जो है हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल है, और गाड़ी में यहाँ लेदर का इस्तेमाल है, और ऑलमोस्ट हर जगह ब्लैक ट्रीटमेंट जो है वो दिया गया है। जो लेजेंडर है उसमें ब्लैक और ब्राउन जो है उसका मिक्स जो है वो ट्रीटमेंट दिया गया है। ऊपर यहाँ पे जो है आपके पास में थोड़ा सा बेज ट्रीटमेंट आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद में यहाँ ये जो आप देख पा रहे हैं पूरा रूफ लाइनर, ये भी आपको बेज में ही देखने को मिलता है। उसके बाद गाड़ी में आते हैं हम यहाँ पे। एक्चुअली ये जो जगह है यहाँ पे एक्चुअली आपके पास में ये पार्किंग टाइम ऑन ऑफ करना है तो उसका बटन है यहाँ पे। ये रियर जो बूट स्पेस है, बूट गेट है, टेल गेट है, उसको ओपन करने का। यहाँ पे DEF जो होता है वो अगर आपको DPF जो है वो आपको स्प्रे करना हो DEF में, और DEF जो स्प्रे करना हो DPF में, तो उसका ये बटन है। मैनुअली अगर करना हो तो कि गाड़ी ऑटोमेटिकली करती रहती है। ये बोनेट रिलीज़ करने के लिए, और ये फ्यूल लिड जो मैं बात कर रहा था बाहर, उसको हटाने के लिए, उसको मतलब रिलीज़ करने के लिए। ये आपके पास में एक छोटा सा 1 लीटर का बॉटल होल्डर है, ज़्यादा स्पेस यहाँ पे नहीं है। आप कागज़ वगैरह काफ़ी रख सकते हो, और बॉटल आप 1 लीटर की ही रख सकते हो। यहाँ पे अगेन एक लाइट जो है वो आप यहाँ देख पा रहे हैं। स्पीकर जो है वो इधर देख पा रहे हैं। ट्विटर यहाँ देख पा रहे हैं जिसके ऊपर JBL की ब्रांडिंग दी हुई है। ये आपको होल्ड करके पकड़ के चढ़ने के लिए, जो कि एक्चुअली कभी कभी काफ़ी यूज़ आता है। इधर क्या क्या है, स्टीयरिंग फील ठीक ठाक फील है, थोड़ी सी ओल्ड टाइप की फील है यहाँ पे। और ये बटन में भी काफ़ी ओल्ड टाइप की फील है एक्चुअली। इनफैक्ट ये जो बटन है ये भी कोई खास क्वालिटी के लगते नहीं है। अगर आप बात करें सेगमेंट में, तो अल्ट्रस के जो बटन आते हैं बेहतरीन क्वालिटी के आते हैं, ये यहाँ पे उसके सामने कुछ भी नहीं लगते हैं। और ये भी कुछ खास अच्छी फील यहाँ पे नहीं देता है। कुछ कुछ पार्ट्स तो ऐसे लगते हैं मारुति से उठाए गए हैं, जो स्विफ्ट वगैरह जो उनसे उठाए गए हैं। ये यहाँ पे क्या है, ये MID कंट्रोल करने की स्विचेस है। MID आपको यहाँ मिलती है। जो लेजेंडर आती है उसमें ये ब्लैक डायल लेते हैं, यहाँ पे ब्लूइश टिंट उनमें आता है। MID में क्या क्या चीज़ें हैं, वेल आपको यहाँ ऑडियो कंट्रोल है, यहाँ पे आपके पास में कुछ मैसेज हो गाड़ी की तरफ से, वो ये सेटिंग्स है जिसमें व्हीकल से जुड़ी हुई सेटिंग्स है। आपका टेल गेट है वो ऑन रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, इलेक्ट्रिक वाला सिस्टम। बेसिकली इसको ऑन ऑफ करते हैं। ये यहाँ पे आपके पास में स्टार्ट ऑफ सिस्टम जो है वो ऑन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। वापस आएँ तो मीटर कस्टमाइजेशन है जिसमें यूनिट लैंग्वेज एको सेटिंग्स जो वो, और स्विच जो है ये बेसिकली एक और स्विच है, उसमें क्या होना चाहिए वो हम आपके वो आप सेट कर सकते हो। ड्राइव इन्फो 2, पॉपअप कलर डिस्प्ले, कलर एको सेविंग, इनिशियलाइज डिस्प्ले, ये सब आप बेसिकली उस पर सेट कर सकते हो। उसके बाद में इधर फर्स्ट जो है यहाँ पे TPMS, देन कम्स डिजिटल स्पीड, उसके बाद में आती है करंट्स, आपका इंस्टेंटेनियस माइलेज, और नीचे जो है एवरेज माइलेज दिखा रहा है वो। नीचे अगर आप आएंगे तो रेंज आपको दिखाएगा, और आपको यहाँ पे टाइम बता देगा। यहाँ पे एको इंडिकेटर जब गाड़ी चलती है तो दिखाता है आप कितने इकोनॉमिकल तरीके से चला रहे हैं, वो बेसिकली यहाँ पे बता देगा। अगर आप कम इकोनॉमिकल तरीके से चला रहे हैं तो आपको बता देगा कि कहाँ पे आपको स्टार्ट कैसे बेटर करना है, क्रूज बेटर करना है, या ब्रेकिंग बेटर करनी है। और ये अगेन फ्यूल कंजप्शन जो है वहाँ पे हम आ गए हैं। ओडोमीटर नीचे आप देख पा रहे हो, और ये जो आपके पास में ऑप्शन है, इससे आप ट्रिप A, B जो है उसके थ्रू नेविगेट कर सकते हैं। और अगर आप इसको बेसिकली, ये आपके पास में यहाँ MID जो है उसकी ब्राइटनेस कम ज़्यादा करनी है
तो वो आप कर सकते हैं। उसके बाद में आपके पास में इस तरफ अवेलेबल है वाइपर से जुड़े हुए सारे कंट्रोल, और इस तरफ आपके पास में अवेलेबल है हेडलाइट से जुड़े हुए सारे कंट्रोल। ऑटो हेडलैम्प जो है वो आपको यहाँ मिलते हैं, फॉग लैम्प जो है वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी भी क्वालिटी बिल्कुल भी खास नहीं है। इस तरफ अगर आप देखें तो आपके पास में इधर कंट्रोल है सारे के सारे जो टच स्क्रीन या बेसिकली जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है उससे जुड़े हुए हैं। कॉल उठाना, काटना, वॉल्यूम अप डाउन करना, यहाँ पे आपको गाना चेंज करना है, ट्यूनिंग मतलब एफएम ट्यून करना है, वो यहाँ पे म्यूट होल्ड, और यहाँ पे जो है वॉइस कमांड आपको देना, तो उसका यहाँ पे आपके पास में पैडल शिफ्टर दिए गए हैं, जो कि ये टॉर्क कन्वर्टर यूनिट जो आपको मिलता है उसमें अगर आपको गियर चेंजेस करने हैं अपने हिसाब से उसके काम का है। ऑफ रोडिंग में शायद ये हेल्प कर पाए आपको। और यहाँ पे आपके पास में क्रूज कंट्रोल जो है उसका लेवर मिलता है, ये मैनुअली एडजस्टेबल है, आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, और हाइट के लिए भी और रीच और एक दोनों के लिए एडजस्ट कर सकते हैं। अपनी लोएस्ट पोजीशन में ये काफ़ी लो ऐसे लगने लग जाता है। इधर आते हैं और हम थोड़ा सा शिलान्यास करते हैं इसका। गौरव भैया सॉरी वापस लगा दूंगा मैं। यहाँ पे आपके पास में जो है ये टच स्क्रीन है, क्या क्या चीज़ें देती हैं उनकी बात करते हैं। यहाँ पे रीडिंग मतलब बेसिकली ये कुछ हिस्सों में बांटी गई है जिनको आप एडजस्ट भी कर सकते हैं कि कहाँ पे क्या दिखाना है। आई बिलीव आप एडजस्ट कर सकते हैं। जहाँ तक मुझे एक और टोयोटा यूज़ की हुई याद आ रही है, आई थिंक आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मुझे आप बताना इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या डायल ऐसे ही रहते हैं। यहाँ पे आपके पास में क्या क्या ऑप्शंस हैं उनकी बात कर लेते हैं। इधर आपको फ्यूल इकोनॉमी फिगर से जुड़ी हुई चीज़ें दी हुई है। इधर आपको फ़ोन वगैरह है जो उससे जुड़ी हुई है। यहाँ पे आपका ऑडियो आ गया है। यहाँ पे आपके पास ऑडियो फ़ोन ऐप्स जो है बेसिकली ऐप्स, अगर स्मार्ट लिंक डिवाइसेस की कोई ऐप्स है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मिरर लिंक इसमें आता है, मेरा कास्ट जो है वो इसमें आता है। इन्फो अगर आपको चाहिए तो आपका बेसिकली ट्रिप इन्फॉर्मेशन वगैरह जो है वो आपको यहाँ दिखा रहा है। सेटअप आपको करना है, कुछ सेटिंग्स अगर आपको करनी है वो जनरल सेटिंग्स हुई, उसके बाद आप ब्लूटूथ सेटिंग्स, ऑडियो सेटिंग्स, फ़ोन सेटिंग्स, वॉइस कमांड सेटिंग। थोड़ा सा स्लो है, थोड़ा सा स्लगिश है ये एक्चुअली। ओके वापस जाना पड़ेगा वहाँ पे। वॉइस सेटिंग्स, उसके बाद में व्हीकल सेटिंग, वाईफाई से जुड़ी हुई सेटिंग्स, स्मार्ट डिवाइस लिंक सेटिंग्स, ये बेसिकली काफ़ी सारी सेटिंग्स है। गाड़ी अब जो है कनेक्टेड कार फीचर के साथ में भी आती है। अगर मैं वो अभी तक नहीं बताया तो मैं आपको बता दूँ। मैं एक बार व्हीकल सेटिंग्स में जाके आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे टोयोटा पार्क असिस्ट जो है वो फीचर आता है, अलर्ट की वॉल्यूम आती है, इतनी सी ही व्हीकल सेटिंग्स में आती है। इन्फो पे आते हैं, ये सारे के सारे शॉर्टकट्स हैं जो कि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। एकदम से सीधे आपको कहीं जाना है तो सिंपली आप शॉर्टकट दबाइए और वहाँ पे पहुँच सकते हैं। डिस्प्ले से जुड़ी हुई सेटिंग आपको बाहर मिल जाती है, स्क्रीन ऑन ऑफ करनी है नहीं करनी। कैमरा जो है उसकी ब्राइटनेस क्या होनी चाहिए, कलर कॉन्ट्रास्ट वगैरह कैसा होना चाहिए। कैमरा वैसे कुछ खास है नहीं, बट एज़ पर द ओनर रात को ये कैमरा जो है उसकी नाइट विजन जो है वो काफ़ी अच्छी लगती है, तो वो एक अच्छी चीज़ है। ऐसे ओवरऑल क्वालिटी जो है उसकी उतनी अच्छी नहीं लगती है। फिर उसके बाद में हम आए यहाँ पे ट्यून और स्क्रॉल करने का बटन है, यहाँ पे वॉल्यूम अप डाउन करने का बटन है, और अगर आप इसको दबाएं तो आपके पास में पावर जो है ऑन ऑफ, ऑडियो ऑन ऑफ कर सकते हैं। काफ़ी बढ़िया ये है इन टर्म्स ऑफ यूजेस, लेकिन ऑब्वियसली अब इतनी मॉडर्न टच स्क्रीन देख ली है कि ये कुछ खास नहीं लगती है। लेआउट वगैरह जो है उतना अच्छा नहीं लगता है। बाकी ये ईज़ ऑफ यूज़ जो है काफ़ी बढ़िया है, एर्गोनॉमिक वाइज जो है वो काफ़ी सही चीज़ इसमें है। इधर आपके पास में सारे एसी से जुड़े हुए कंट्रोल्स हैं, तो एसी से जुड़े हुए कंट्रोल्स में अगर आप देखो यहाँ पे तो आपके पास में इधर ये ऑटो का बटन है, और यहाँ से टेम्परेचर आप सेट करके सिंपली ऑटो प्रेस कीजिए, आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे ब्लोअर जो है वो आप सेट कर सकते हैं, इसको दबाएंगे तो रियर एसी ऑन ऑफ अगर आपको करना है तो वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से रियर देख पा रहा हूँ कि यहाँ से रियर ऑन ऑफ हो रहा है। रियर का कंट्रोल भी एक्चुअली फ्रंट सीट के बहुत ही पास में, अब यहाँ से कोई बंदा यूँ भी कर सकता है, बट स्टिल यहाँ पे भी दिया गया है। एसी ये रिसर्कुलेशन के लिए, ये आपके पास में फ्रंट डीफॉगर मोड, रियर डीफॉगर ऑन, एसी ऑफ करना उसका बटन है। नीचे कुछ और चीज़ें हैं जिनकी बात करते हैं यहाँ पे आके कि क्या क्या है। अगेन क्वालिटी के मामले में भैया आप दुनिया भर की कमियाँ इस गाड़ी में निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पे भी 4-5 निकाल देता हूँ। ये जो बटन दिया गया है बहुत ही बेसिक सा लगता है। क्या बटन है एक्चुअली, ये बटन आपके पास में है 4x4 लो और वो सब सेलेक्ट करने का। तो लो आपको सेलेक्ट करना हो तो आप ऐसे करेंगे यहाँ पे। ये वैसे मुझे उसकी याद दिलाता है कि जो होते हैं ना अपने घर में गैस स्टोव्स होते हैं, वो उनकी सी थोड़ी सी याद दिलाता है। तो ये आपके पास में बटन है, ये 2 हाई पे है, 4 हाई और 4 लो। नीचे आपको थोड़ा सा स्पेस मिलता है, इसमें आप फ़ोन वगैरह रख सकते हैं, जहाँ पे अभी ये मैंने फ़ोन रख दिया है। इस तरफ आपके पास में हिल डिसेंट कंट्रोल जो है उसका बटन है, और यहाँ पे आपके पास में अगेन ये चीज़ पता नहीं कहाँ पे मिल गई थी टोयोटा को जो उन्होंने यहाँ लगा दी। ये एसी जो सीट जो है उनके वेंटिलेशन कंट्रोल करने के लिए नॉब सा यहाँ पे दिया गया है, डायल सा दिया गया है। और ये इसकी क्वालिटी आप देखिएगा, ये क्या क्वालिटी का है यहाँ पे। मतलब ये एक बेसिक रबर है जो कि यूएसबी को कवर करता है। तो ये क्वालिटी के मामले में यहाँ पे टोयोटा को बहुत बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। इधर आपके पास में 12 वोल्ट का अगेन एक सॉकेट है। अगेन मैंने इसलिए बोल दिया
क्योंकि पीछे भी एक है जो अभी हम जाएंगे उसकी हम बात करेंगे। यहाँ पे आपके पास में 2 बॉटल होल्डर है जिसमें बॉटल एक्चुअली रखी जा सकती है, क्योंकि ऊपर काफ़ी लंबा स्पेस, 1 लीटर की बॉटल उसमें आ सकती है, थोड़ा लंबा सा स्पेस खाली है। ये आप ऑटोमेटिक जब लेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का गियर लेवर मिलेगा, PRND, और ये स्पोर्ट में आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से करना हो, तो ऐसा सब कुछ आपको सीन देखने को मिलेगा। अच्छी फिनिश है ये, हालांकि ओवरऑल लेआउट कैसा लगता है तो आप खुद ही जज करें तो आप बेहतर होगा। फिर नीचे अगर यहाँ पे आएंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास में 3 मोड है, एको, नॉर्मल, स्पोर्ट। अब ये इन मोड्स पे बेसिकली गाड़ी का इनपुट जो है एक्सेलेरेटर का, उसमें चेंजेस थोड़े से आते हैं, उसकी हम बात आगे चल के करेंगे। और क्या बटन है, कुछ खाली है, कुछ डमी है, कुछ यहाँ पे आपके पास में ऑटो स्टार्ट स्टॉप ऑन करना है, ये आपके पास में गाड़ी जो है इसका ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन करना है तो वो ऑफ कर सकते हैं, ऑटो LSD टोयोटा इसको कहता है। और यहाँ पे आपको रियर डिफ लॉक करना है तो उसका बटन आपको यहाँ पे मिलता है, इसको अगर आप दबाएंगे तो रियर डिफ जो है वो आप लॉक कर पाएंगे। ये थोड़ा सा स्पेस है, कभी स्पेस है। और ये आर्मरेस्ट है, हालांकि जो हाइट जिनकी ज़्यादा बड़ी नहीं है उनके लिए कुछ खास काम का नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी नीचे एक्चुअली रह जाता है। ये चीज़ें होगी आगे की तरफ। यहाँ ऊपर की तरफ आपके पास में ऑटो डिमिंग IRVM मिलता है, जो लेजेंडर एडिशन है उसमें वायरलेस चार्जिंग भी मिलता है, बट यहाँ पे वो नहीं मिलता है। ये वैनिटी मिरर है जो कि आपको वैनिटी लाइट के साथ में मिलता है, बट द प्रॉब्लम इज़ कि ये एक्सटेंड नहीं होता है और इसकी क्वालिटी भी कुछ खास नहीं है, तो ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पेस छोड़ देता है, सूरज इधर से जो है आपको परेशान कर सकता है। यहाँ पे ऑब्वियसली आपको होल्ड करने के लिए ये मिलता है, तो आपको उसमें शिकायत नहीं होनी चाहिए। इधर आपके पास में सनग्लास होल्डर है, हालांकि इसकी क्वालिटी अपने आप में जो है काफ़ी फ्लिमजी सी लग रही है। ये आपके पास में LED लाइट्स है, अच्छा थ्रो है, रात में अच्छी काम करती है। ये आपके पास में लाइट किस सेटिंग्स में रहनी चाहिए, कंसिडरिंग दरवाज़ा खुला या नहीं है वो सेटिंग्स। और ये जो आप देख पा रहे हैं ये बेसिकली अलार्म जो है गाड़ी का ऑफ करना है आपको, बगलर अलार्म, एंटी थेफ्ट अलार्म, पता नहीं टोयोटा इसको क्या कहता है, वो अगर आपको ऑफ करना है तो उसके लिए स्विच यहाँ पे दिया गया है। ये सब चीज़ें हो गई फ्रंट में। अब आपको सीट्स मैं दिखाता हूँ कि कैसे सीट्स जो है वो एडजस्ट होती है, फिर पीछे चलते हैं। ये इसी इवेंट से मैं दिखाना भूल गया, और एक और चीज़ मैं दिखाना भूल गया, वो ये आपके पास में दोनों तरफ मिलता है। आप इसमें बॉटल रख सकते हैं या 500 ml वगैरह, 1 लीटर की तो शायद फंस नहीं पाएगी इसमें, और वो आपकी ठंडी होती रहेगी यहाँ पे। आपको ग्लव बॉक्स में दिखाना भूल गया, जो कि मैं अभी दिखाता हूँ क्योंकि इसमें भी कुछ स्पेशल है। ये आपके पास में सीट्स है जो कि आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं, फ्रंट और रियर दोनों। और ग्लव बॉक्स भी दिखाता हूँ साथ में, ये सीट भी अपनी हाइट के हिसाब से मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। ग्लव बॉक्स में क्या स्पेशल है, वेल ये फॉर्च्यूनर आप दबाएं और आपके पास में ऊपर की तरफ एक छोटा सा ग्लव बॉक्स है, और ये कूल्ड है ग्लव बॉक्स। नीचे अगर हम जाएं तो नीचे वाला ग्लव बॉक्स जो है वो आपके पास में ठीक ठाक स्पेस वाला नीचे वाला ग्लव बॉक्स भी है, हालांकि नीचे वाला ग्लव बॉक्स आई बिलीव कूल्ड नहीं है, सिर्फ ऊपर वाला ग्लव बॉक्स जो है वही कूल्ड है। ये चीज़ें यहाँ पे हो गई। अब मैं हाइट अपने हिसाब से एडजस्ट करता हूँ। मैंने सीट हाइट अपने हिसाब से एडजस्ट कर ली है, तो पीछे जाके देखते हैं कि क्या कैसा माहौल है, कितनी जगह है। एक काफ़ी ओल्ड स्कूल सी आवाज़ है जब भी गाड़ी आप लॉक अनलॉक करते हैं तब, जो कि देखो खैर यहाँ पे है नहीं, बट ये जब सारे एक साथ लॉक अनलॉक होते हैं तब काफ़ी ओल्ड स्कूल सी आवाज़ है इसमें। सबसे पहले मैं काम करता हूँ वो ये कि मैं ऑटोमेटिक रियर AC जो है वो ऑन कर देता हूँ। टेम्परेचर मैंने अपने आप ओके, टेम्परेचर आप सेट नहीं कर सकते हो, बस आप ऑटो दबाओ और आगे वाले ने जो टेम्परेचर सेट किया है वही आपके लिए भी एडजस्ट हो जाएगा। 2 जोन क्लाइमेट कंट्रोल काइंड ऑफ कह सकते हो आप, कि फ्रंट वाला सेट कर सकता है, रियर वाला भी अपना AC जो है वो ऑटो पे डाल के रख सकता है, या लोअर जो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता है। अब उसको 2 जोन क्लाइमेट कंट्रोल कहेंगे या नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, या सेमी 2 जोन क्लाइमेट कंट्रोल कहेंगे, ये तो आप ही जानो और आप ही डिसाइड करो। LED लाइट्स अगर यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ AC वेंट्स है आपके पास में। स्पेस, ये आपके पास में स्पेस है। जब मैंने कुछ इस हिसाब से एडजस्ट किया कि पीछे भी कोई बैठ पाए, मेरे पीछे भी, बट इसको ऑल द वे पीछे पुश करूं तो मेरे पास इतना जो है नी रूम मिल जाता है, जो कि अच्छा खासा है। ऑनेस्टली आपके पास में इतना हेडरूम मिल जाता है, अगर आप इसको आगे भी करके रखें थोड़ी सी कंफर्टेबल पोजीशन में, जो कि एक्चुअली ये है, तो भी अच्छा खासा हेडरूम है। और ये हेडरूम बदौलत है कि यहाँ पे कोई सनरूफ नहीं है, तो स्कूप करने में यहाँ पे मदद मिल गई है टोयोटा को, और यहाँ पे आप इसको पकड़ भी सकते हैं। और ये आपके पास में ये देख पा रहे हैं, ये हुक जो है वो भी आपको यहाँ पे दिया जाता है। उसके बाद में आपके पास में और क्या एमिनिटीज़ है पीछे, वेल आपके पास में मैगजीन होल्डर है। ये 4 किलो तक का वेट आप डाल सकते हैं, लिखा 4 किलो है, प्रॉब्ली 5-6 भी डाल सकते होंगे आप। और यहाँ पे आपके पास में फ़ोन रखने की जगह है, जिसमें 12V 120 वाट आप ये मतलब कुछ भी लगा सकते हैं, प्रॉब्ली चार्जर या कुछ भी। नीचे की तरफ USB नहीं आती है, लेजेंडर में शायद आती है जहाँ तक मेरा ख्याल है, यस उसमें आती है। और यहाँ पे आपके पास में एक आर्म रेस्ट है, जो कि कुछ है नहीं उसमें ऐसा कुछ खास रखने वखने के लिए, और ना ही वो इतनी बड़ी या कंफर्टेबल है, बट ये आपके पास में जो बॉटल होल्डर है वो यहाँ दिया गया है, जो कि कंफर्टेबल या काम का हो सकता है। ये चीज़ें हुई। रियर में स्पीकर है ऑब्वियसली, जो कि यहाँ दरवाजे में दिया गया है, बट मेन चीज़ ये है कि मैं इसको अपनी कंफर्टेबल पोजीशन पे एडजस्ट करके
पीछे चलता हूँ और देखता हूँ कि थर्ड रो में कितना स्पेस है, क्योंकि वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोगों को जानना है कि कितना स्पेस अवेलेबल है। बाय द वे सेकंड रो में तीनों पैसेंजर्स के लिए 3 पॉइंटर सीट बेल्ट है, बीच वाले पैसेंजर के लिए वहाँ पे लग रखा है। सिंपली आप इसको ऐसे करिए और ये काइंड ऑफ टम्बल हो जाती है। ओके, अब ये इसको मैंने अपने कंफर्टेबल पोजीशन के हिसाब से सेट किया है और मेरे पाँव अगर मैं प्रॉपर्ली बैठूं तो ऐसे टच से हो रहे हैं। यहाँ देखो अंदर नहीं घुस पा रहे हैं, बट यहाँ ये क्योंकि खाली सा है, हॉलो सा है, तो यहाँ घुस पा रहे हैं। अब मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। कैसे बैठा हूँ मैं, आई डोंट नो, आप देख पा रहे हो कैसे बैठा हूँ मैं। 6 फुट का बंदा तो नहीं बैठ पाएगा यहाँ पे। अब मेरी हाइट का बंदा बैठ पाएगा, 5 फुट 8 इंच 5 फुट 9 इंच तक का बंदा बैठ पाएगा। ये थोड़ा सा स्कूप हुआ हुआ है इसलिए, और बच्चा जो है वो इजीली बैठ पाएगा, उसको ज़्यादा शिकायत नहीं होगी। यहाँ पे एसी वेंट जो है वो आपको ऊपर की तरफ मिलते हैं, तो हवा आती रहती है, वो एक अच्छी चीज़ है इसके बारे में, दोनों पैसेंजर को आती रहेगी। हालांकि कंट्रोल अगर आपको करना हो तो वो फ्रंट वाला जो बंदा है, मतलब मिडिल रो वाला जो बंदा है, वही इसको कंट्रोल कर सकता है, या फ्रंट ड्राइवर ऑब्वियसली कंट्रोल कर सकता है। यहाँ पे स्पेस है छोटा सा, आई डोंट नो आपको दिख पा रहा है नहीं दिख पा रहा है कि वो पूरा अंधेरे में हो गया है। और रीडिंग लैम्प जो है वो बेसिकली आपको यहाँ मिलता है, जो कि आई डोंट थिंक सो ज़्यादा कुछ काम का है, क्योंकि हेलोजन वाला भी है, ये बूट लैम्प का काम भी करता है। तो ये हेलोजन वाला है, इसको एक्चुअली एलईडी दिया जाना चाहिए था, तो ताकि थोड़ा और यूज़फुल हो जाता। इतना सा स्पेस पीछे बच जाता है अगर आप बूट इस्तेमाल नहीं करते हो, या मतलब ये सीट इस्तेमाल नहीं करते हो, तो बूट जो है वो आप ज़्यादा इस्तेमाल कर पाते हो। बेसिकली इसको यहाँ पे फोल्ड कर दो, ये एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे ये फोल्ड ऐसी हो जाती है, तो थोड़ा सा ज़्यादा अगर बड़ा कुछ आपको रखना है सामान, तो उसके लिए फ्लैट जो है यहाँ पे आपके पास में ये बेस मिल जाता है आपको। ये चीज़ें हुई। अब हम वापस इस क्रैम्प्ड एरिया से निकलते हैं और आप चलते हैं ड्राइव करने, जो कि इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस गाड़ी का। एक्चुअली यहाँ पे भी एक पकड़ने के लिए दिया जाना चाहिए था। रियर में एमिनिटीज़ के मामले में काफ़ी फीका ही एक्चुअली लगता है, कुछ और चीज़ें यहाँ पे दी जानी चाहिए थी। 1 लीटर का वाटर होल्डर है, ये 1 लीटर की बॉटल रखने हुई जो आ गई है, और छोटा सा स्पेस जो है वो यहाँ पे भी है। लेट्स गो एंड ड्राइव। ओके, तो ड्राइवर सीट से बात करते हैं फॉर्च्यूनर के बारे में। 2.8 लीटर वाला इंजन मैं चला रहा हूँ यहाँ पे, और जो कि आपको देता है लगभग 202 bhp की पावर, 201 bhp की पावर और 500 न्यूटन मीटर का टॉर्क। 6 स्पीड का गियरबॉक्स है। टॉर्क जो है वो मैनुअल में कम है, ऑटोमेटिक में ज़्यादा है। मैं जो चला रहा हूँ डीजल 4x4 ऑटोमेटिक है। और साथ ही में आपको जो है सबसे पहले हम सिटी में चला के, ये हाईवे पे चला के देखेंगे, फिर हम सिटी में चला के देखेंगे क्या है, और फिर थोड़ा सा ऑफ रोड अगर वक्त मिला तो वो हम चला के देखेंगे कि क्या कैसा परफॉर्म करिए। डिटेल्ड ऑफ रोडिंग जो है वो आज कर नहीं पाऊंगा मैं, क्योंकि मेरे पास ना तो ही ऐसी टरेन है जहाँ पे मैं टेस्ट कर पाऊँ, ना ही उतना वक्त है, और प्लस ये गाड़ी जो है वो मैंने किसी से बोरो की है, जो कि मुझे टाइम पे रिटर्न करना भी ज़रूरी है। तो सबसे पहले हाईवेज पे बात करते हैं, बट अपने एर्गोनॉमिक्स और विजिबिलिटी वाली बात जो है वो कर देते हैं। एर्गोनॉमिक वाइज गाड़ी जो है काफ़ी सॉर्टेड है एक्चुअली। टच स्क्रीन वगैरह सब जगह बटन दिए गए हैं, हर एक कंट्रोल रीच में है। स्टीयरिंग वगैरह आप अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, और कोई भी ऐसा ऑड कंट्रोल कहीं पे भी जो है प्लेस लगता नहीं है। इट्स जस्ट द क्रूज कंट्रोल, जो कि कभी कभार भी होता है, और उसकी भी आदत जो है एक बार आपको पड़ जाए तो उसके बाद वो भी जो है आपको कोई भी समस्या ऐसा देगा नहीं। तो कोई ऐसा मेजर एर्गोनॉमिकल इशू है नहीं। गाड़ी के यहाँ पे काफ़ी स्पेस है, तो आपका पाँव टच होके कोई ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली चीज़ जो है वो भी नहीं है। ठीक है, कुछ कंट्रोल जो कि लोअर पार्ट में है गाड़ी में यहाँ पे, जैसे कि सीट्स वगैरह। एक तो मैं सीट का ये बंद कर देता हूँ, काफ़ी आवाज़ करती है ये जो वेंटिलेटेड सीट से, ये थोड़ी आवाज़ करती है, एक हमिंग नॉइज़ लगातार आती रहती है। तो ये कुछ एक बटन्स है जिनको थोड़ा सा और बेहतर दिया जा सकता था। बाकी ऐसा कोई एर्गोनॉमिकल इशू जो है वो मुझे गाड़ी में बड़ा नज़र आया नहीं है। उसके बाद में जो चीज़ है, नेक्स्ट चीज़ जो है विजिबिलिटी वाइज भी गाड़ी एक्चुअली काफ़ी अच्छी है। मैं ORVM और IRVM से काफ़ी इंप्रेस हूँ, दोनों में अच्छा खासा व्यू दिखता है। खासतौर से जब लास्ट सीट जो है उसका हेडरेस्ट डाउन हो तो बहुत अच्छा व्यू जो है वहाँ से आता है। और ORVM जो है उससे भी अच्छा है, बड़े बड़े ग्लास पैनल से सामने भी काफ़ी दिखता है। तो विजिबिलिटी वाइज मुझे नहीं लगता किसी को ऐसी शिकायत जो है वो फॉर्च्यूनर से कभी भी रही होगी। इनफैक्ट पुरानी फॉर्च्यूनर जो थी उससे भी अच्छा खासा विजिबिलिटी जो है वो मिलता ही था, तो उस टाइम भी किसी को उससे कोई शिकायत थी नहीं। फिर बात आती है कि गाड़ी जो है उसमें ड्राइविंग कंफर्ट कैसा है। तो ड्राइवर सीट जो है एक्चुअली वो ठीक ठाक कंफर्टेबल है मेरे जैसे हाइट वाले बंदों के लिए। जिनकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा होगी इनको प्रॉब्ली थोड़े बहुत इश्यूज़ आ सकते हैं कंफर्ट के मामले में। ये उतनी ऐसे थोड़ी सी कम स्पेस वाली फील होती है यहाँ पे ये सीट।
आई डोंट नो, मतलब प्रॉब्ली अगर आप 6 फुट के हो तो आप बैठ के ज़्यादा बेहतर पता लगा सकते हो, बट मुझे लगता है थोड़े कम कंफर्टेबल आप रहोगे। महिंद्रा अल्ट्रोज G4 में थोड़ा ज़्यादा कंफर्ट था और एंडेवर में भी जो है थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्ट था। ग्लॉस्टर में डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा है कंफर्ट इसके मुकाबले, बट इसमें उतना कंफर्ट जो है वो सीट पे बैठ के तो नहीं आता है, बट जगह नीचे स्पेस जो है आपके लेग एरिया में वहाँ पे स्पेस ठीक ठाक दिया गया है, तो वहाँ कोई ऐसा बड़ी शिकायत जो है आपको नहीं होगी। कंफर्ट इंक्रीज़ करने के लिए ऑब्वियसली आपको वेंटिलेटेड सीट जो है वो अब मिलती ही है, तो वो आपको डेफिनेटली हेल्प करता है। और बैठने इंग्रेस एग्रेस में आपको जो है ये ग्रैब करने के लिए मिल जाता है, यहाँ पे भी इनफैक्ट ग्रैब करने के लिए है ही, तो ऐसा कोई इशू जो है होगा नहीं। उसके बाद में हम एक्चुअली इसको लगा दिया है मैंने ताकि सूरज जो है वो उतना परेशान ना करे। देन नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि गाड़ी जो है उसका इंजन और गियरबॉक्स कैसे काम करता है। इंजन और गियरबॉक्स की बात यहाँ पे ये है कि एक ही डीजल इंजन है जो कि ज़्यादा बिकता है, दूसरा डीजल है भी नहीं, पेट्रोल है दूसरा जो कि बहुत कम बिकता है, बहुत ही नीश ऑडियंस उसकी है, कुछ एक सर्टन एरियाज़ में उसको खरीदा जाता है, कुछ एक सर्टन रीजन्स की वजह से, बाकी उसमें वो जो है ज़्यादा बिकता नहीं है। ये पर्टिकुलर इंजन जो है इसी की हम बात कर लेते हैं। और गियरबॉक्स भी मोस्टली लोग ऑटोमेटिक आजकल प्रेफर करने लगे हैं, हालांकि फॉर्च्यूनर का ठीक ठाक नंबर्स में मैनुअल भी बिकता है, और यही वजह है कि मैनुअल अभी भी आज भी कंटिन्यू रहता है, जबकि एंडेवर में वो नहीं आता है। तो वो कैसा काम करता है और क्या सब इंजन वगैरह है उसकी बात करते हैं। पुरानी फॉर्च्यूनर जिस पे TRD स्पोर्टी वाले किट लगी हुई है वो आपको वहाँ पे चलती हुई दिख रही है। तो क्या सब चीज़ें हैं, वेल 6 स्पीड का गियरबॉक्स जो है स्टैंड स्टिल से ही फॉर्च्यूनर जो है उसमें थोड़ी बेटर आपको लगेगी एंडेवर के मुकाबले, नए वाले इंजन के मुकाबले, बिकॉज वहाँ पे लाउडनेस नहीं है इंजन में और इंजन थोड़े से कम एफर्ट के साथ में पुल करना शुरू करता है। हालांकि आप जब रेव करेंगे और जब हायर RPM पे आएंगे तो आपको सिमिलर जो एंडेवर वाली फील है वो यहाँ पे आने वाली है। गाड़ी मतलब थोड़ा सा नॉइज़ करके थोड़ा ग्रंट के साथ में पिकअप ले लेती है, और अगर आप प्रॉब्ली अगर आप स्पोर्ट मोड में हो तो थोड़ा सा गाड़ी ज़्यादा पावर डिलीवर करती है हर एक थ्रॉटल इनपुट पे। एको में जो है वो थोड़ा सा फ्यूल एफिशिएंसी के हिसाब से मतलब उस हिसाब से ढल जाती है, और वहाँ पे कुछ खास आपको पावर जो है वो फील होती नहीं है। लेकिन गाड़ी में चाहे 5 लोग बैठे हो, चाहे 6 लोग बैठे हो, चाहे 7 लोग बैठे हो, ऑलमोस्ट सिमिलर सी परफॉर्मेंस जो है वो गाड़ी निकाल के देती है। कोई भी फ़र्क जो है, कोई भी मेजर फ़र्क जो है वो आपको नहीं देखने को मिलेगा परफॉर्मेंस वाइज। तो ये एक डेफिनेटली अच्छी चीज़ हो गई है गाड़ी में कि टॉर्क जो है जितना ऑटोमेटिक में मिलता है, चाहे लोग ज़्यादा बैठे हो तो उतना फ़र्क जो है वो आता नहीं है इनिशियल पिकअप में भी। हार्शनेस और वाइब्रेशन डेफिनेटली सेगमेंट में बची हुई सारी गाड़ियों से ज़्यादा ही है इस इंजन की। काफ़ी हार्श ये फील होता है और काफ़ी वाइब्रेशन तो ये थ्रू आउट हल्का फुल्का करता रहता है। इनफैक्ट रिवर्स गियर जब एंगेज करते हो तो रियर कैमरा भी ऐसा हल्का फुल्का वाइब्रेट होता हुआ नज़र आता है। प्रॉब्लम ये होती है कि थोड़ा सा वाइब्रेशन को दिखाना जो है वो इतना ईजिली पॉसिबल हो नहीं पाता है। ओके, यहाँ पे तो ठीक ठाक ऑफ रोडिंग हो गई है हमारी तो वाइब्रेशन जो है वो डेफिनेटली गाड़ी में बने रहते हैं, और गाड़ी की स्टेबिलिटी में कोई शिकायत नहीं, गाड़ी हर जगह काफ़ी स्टेबल फील होती है। और हाईवेज़ पे हैंडलिंग की अगर मैं बात करूं तो मतलब ऐसे डिसेंट हैंडलिंग में कहूँगा, ठीक ठाक वर्जन है इसमें, ऐसा लाइट नहीं होता है, और आपको पता चलता रहता है कि गाड़ी किधर जा रही है। कोई ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल ये स्टीयरिंग लगता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा हाई स्पीड पर आप जाएंगे तो वहाँ पर ज़रूर आपको हैंडलिंग जो है थोड़ी सी अजीब सी लगेगी, वो इतना श्योरिटी वो हैंडलिंग नहीं देती है। फोर्ड एंडेवर का आप मुकाबला नहीं कर सकते हैंडलिंग में, बेहतरीन उसकी हैंडलिंग थी, हैंडलिंग है, मतलब गाड़ी है अभी भी, तो वो उस चीज़ में तो आप इसका मुकाबला कर नहीं सकते हो, उसकी काफ़ी बेटर है, यहाँ पे वो सही नहीं है। फिर बात ये आती है कि हाई स्पीड स्टेबिलिटी, तो हाई स्पीड स्टेबिलिटी फॉर्चुनेटली अच्छी है। एक क्लियर पैच ऑफ रोड है, आई डोंट नो कितनी स्पीड हम इस रोड पे ले जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि सब कुछ क्लियर ही लग रहा है तो मैं एक बार 120 तक जाके 120 पे मैं अभी हूँ, और गाड़ी एकदम मतलब काफ़ी स्टेबल चलती है। एक प्रॉब्लम इस गाड़ी के साथ एक्चुअली क्या है कि ये बम्प्स वगैरह जो आते हैं, ये जो गड्ढे वगैरह पैचेस वगैरह आते हैं, वहाँ पे बड़ी अनस्टेबल हो जाती है। ओके, फोर्ड एंडेवर की बात करें, एंडेवर हमारे पास यहीं खड़ी है, काश हम कंपैरिजन कर पाते। ये तो एक्चुअली 2.2 है, 2.2 4x2। तो हमारे पास में फोर्ड एंडेवर जो है, सॉरी फॉर्च्यूनर जो है, उसमें प्रॉब्लम ये है कि पैचेस जब भी आते हैं, अगर मतलब जैसे कोई ब्रेकर वगैरह हो वो एक साथ कूदना हो तो उसमें तो शायद कोई शिकायत नहीं होती है, बट जब भी कोई पैच आता है ना, जैसे कि एक साइड गड्ढा है एक साइड गड्ढा नहीं है, वहाँ पे ये गाड़ी बड़ी अनस्टेबल हो जाती है। वो एक इस गाड़ी के साथ में शिकायत जो है, फॉर्चुनेटली फॉर्च्यूनर में ये कभी भी राइड क्वालिटी को सेटल टोयोटा कर ही नहीं पाया है। इसी मामले में इसीलिए कहा जाता है कि हर बार एंडेवर जो है वो काफ़ी बेहतरीन है इन टर्म्स ऑफ डायनामिक्स, और फॉर्च्यूनर नहीं है, क्योंकि वो मतलब सेटल ही नहीं हो पाती है कभी, उसकी राइड ऐसे चलती रहती है। और अपने इंडिया में पैच वर्क बहुत ज़्यादा हमें सड़कों में मिलता रहता है, तो वो फिर इधर उधर बाउंस करती रहती है। तो हाई स्पीड पे अगेन वो भी आपको एक इशू जो है वो होगा, अगर आप हाई स्पीड के उस हिसाब से देख रहे हैं, तो जैसे ही कोई गड्ढे और पैचेस वगैरह आते हैं वहाँ पे आपको जो है इशू लगातार मिलने लग जाएगा।
ब्रेकिंग की हम एक्चुअली बात कर लेते हैं। 100 की स्पीड पे मैं हूँ और मैं ब्रेक करता हूँ। ब्रेकिंग के मामले में तो कुछ ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहिए, इतना अच्छा ब्रेकिंग नहीं है, बट पुरानी फॉर्च्यूनर से इम्प्रूव होगी, एक अच्छी बात है। ब्रेकिंग के मामले में अगेन एंडेवर काफ़ी बहुत ही बढ़िया ब्रेकिंग उसकी है। अल्ट्रोस की बहुत बढ़िया ब्रेकिंग है। मेरा कैमरा जो इधर उधर हो रहा है इसलिए मुझे हंसी आ रही है। तो ब्रेकिंग उतनी अच्छी नहीं है। हालांकि पुरानी फॉर्च्यूनर थी वो तो, और जो आती थी ना पहले, इससे पहले वाली जनरेशन जो थी फॉर्च्यूनर की, ये जस्ट फेसलिफ्ट वाली नहीं, उससे पहले जनरेशन, उसकी तो बहुत बुरी ब्रेकिंग थी। इसकी तो काफ़ी बेटर जो है ब्रेकिंग एक्चुअली हो गई है, बट स्टिल इट्स नॉट अप टू द मार्क। टायर्स भी डिसेंट लग रखे हैं, ऐसा नहीं है कि टायर्स की वजह से इतना कोई फ़र्क आए, तो वो चीज़ है। अब चलते हैं शहर में और शहर की बात करते हैं कि शहर में क्या कुछ कैसा फील हो रहा है। बट हाईवे का माइलेज मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप आराम से चलाने वाले लोगों में से हैं, जो कि प्रॉबली 90-100 के बीच में चलाते रहते हैं, तो आप लगभग 11 से 12 kmpl जो है हाईवे पे निकाल पाएंगे। सिटी में क्या सिचुएशन है वो सिटी में चल के बात करते हैं, मतलब थोड़े से ट्रैफिक वाले एरिया में चल के बात करते हैं। तो उतना कुछ ज़्यादा शहरी ये नहीं है, बट रिकॉर्ड करने के हिसाब से काफ़ी बेटर। इकोनॉमी मोड पे मैंने गाड़ी को डाल दिया और मैं आपको बताता हूँ कि क्या मुझे लगता है गाड़ी की ओवरऑल राइड क्वालिटी के बारे में शहर में, और ओवरऑल डायनामिक्स हैंडलिंग वगैरह के बारे में शहर में। तो इंजन तो देखो आपको मतलब वैसा सा ही लगेगा, थोड़ा सा ऐसे जोर जिसको आता है पुश करने में वैसा सा फील होगा। हालांकि किसी भी मायनों में ये इसका मतलब नहीं है कि जेन्युइन इंजन स्ट्रगल कर रहा है, वो बस वैसा ही नेचर है उसका। लेकिन एक प्रॉब्लम जो है वो ये कि स्टीयरिंग बड़ा हार्ड हो जाता है जब गाड़ी स्लो स्पीड पे होती है। जब आपको एक यूटर्न वूटर्न लेना है तो स्टीयरिंग कुछ पॉइंट पे बड़ा हार्ड हो जाता है, आपको काफ़ी मेहनत वहाँ पे करनी पड़ती है। तो वो एक इशू यहाँ पे है गाड़ी के बारे में। बाकी जो कहते हैं ना बम्प्स वगैरह, तो स्लो स्पीड पे भी ऑलमोस्ट सिमिलर तरीके से ही गाड़ी के गड्ढे वगैरह काम करते हैं। ठीक है, मतलब धीरे निकालते हो तो इतना पता नहीं चलता है, बट फिर भी गाड़ी हल्की फुल्की इधर उधर मूवमेंट करती ही नज़र आती है ब्रेकर्स वगैरह पे। वो नहीं होना चाहिए। ब्रेकर भी नहीं करती एक्चुअली, ब्रेकर तो क्योंकि लंबा होता है तो दोनों टायर को क्रॉस करना पड़ता है। एक टायर को जहाँ क्रॉस करना पड़ता है ना वहाँ गाड़ी को इधर उधर ऐसा मूवमेंट जो है वो नज़र आता रहता है। उसके बाद में शहर के मामले में ये भी है कि फ्यूल एफिशिएंसी गाड़ी की काफ़ी ड्रॉप हो जाती है। तो आपको अराउंड 6-7 देखिए, अगर आप क्विकली जो है आगे पीछे करना चाहें गाड़ी को, मतलब ऐसे स्लो नहीं है आप पैडल पे, तो वहाँ पे जो है अगेन आपको थोड़ी बहुत समस्या आ सकती है। हालांकि नेगोशिएट करते टाइम कोई समस्या नहीं है, गाड़ी में फ्रंट पार्किंग सेंसर, रियर पार्किंग सेंसर दिया है, तो इधर उधर शहर में ऐसे गाड़ी बड़ी लगे, एक तो बड़ी फील नहीं होती गाड़ी, एक एक्चुअली अच्छी चीज़ है बड़ी ऑब्वियसली, लेकिन इतनी फील नहीं होती, वो एक अच्छी चीज़ के बारे में है। ब्रेकिंग की बात करें तो शहर के हिसाब से ब्रेकिंग ठीक है, आपको ठीक मतलब अच्छा स्पंजी फील जो है वहाँ पे मिल रहा है, जो कि शहर के हिसाब से ओके हो सकता है, क्योंकि आपको ठीक ठाक फीडबैक भी वहाँ पे मिलता रहता है। बट हाईवेज के हिसाब से डेफिनेटली, खासतौर से इमरजेंसी सिचुएशंस के हिसाब से ब्रेकिंग जो है उतनी अच्छी नहीं है जितनी बाकी की कॉम्पिटिशन वाली कार्स में है। थोड़ी सी थका देने वाली ये कार डेफिनेटली है अगर आप सिटी में ज़्यादा चलाते हो तो अगर आप डे टू डे रन करना चाहते हो उस गाड़ी में फॉर सम रीज़न, जो कि करना नहीं चाहिए आपको, बट आप डे टू डे कोई कम्यूट करना चाहते हो जो शहर में से ज़्यादा होकर निकलता है, तो थोड़ी सी थका देने वाली सी ये गाड़ी है डेफिनेटली। अब हम उस जगह पहुँचे हैं जहाँ पे काफ़ी लोग जाते हैं गुड़गांव में ऑफ रोडिंग के नाम पे या सीनिक रोड्स के नाम पे। लेट्स सी फॉर्च्यूनर वहाँ पे कैसा परफॉर्म कर पाती है, कुछ स्पेसिफिकली मार्क लोकेशन पे जो मैंने मार्क कर रखी है वहाँ पे कैसा ये परफॉर्म करती है ऑफ रोडिंग में। पहले थोड़ा सा मिट्टी में टेस्ट कर लेते हैं गाड़ी को, थोड़ी इजी मिट्टी है, 2H पे ट्राई कर लेते हैं। हालांकि मोस्टली जो व्हीकल्स इधर गए हुए हैं वो ट्रैक्टर्स लग रहे हैं, कार गई हुई लग नहीं रही है। ओके, लेट्स ट्राई इट हियर। यहाँ पे थोड़ी हार्ड मिट्टी है, वहाँ पे सॉफ्ट मिट्टी है। ट्रैक्शन कंट्रोल मुझे ऑफ करना पड़ेगा, ऑलरेडी गाड़ी डिसएंगेज कर रही है। ऑफ कर दिया मैंने। ऑटो LSD, ऑटोमेटिक लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल जो है वो यहाँ दिखा रहा है। एक काम करते हैं, हम गाड़ी को लेते हैं न्यूट्रल 4 हाई में। 4 हाई इंगेज हुआ नहीं अभी तक। ओके, 4 हाई इंगेज हो गया। लेट्स ट्राई नाउ। 4 हाई के बाद में तो ये काफ़ी प्यार से निकल रही है एक्चुअली गाड़ी। थोड़ा रिवर्स लेते हैं हम। इंजन वोकल काफ़ी है, बट इंजन के एफर्ट्स और गाड़ी की ओवरऑल जिस तरीके से काम करती है वो काफ़ी सही है। तो मिट्टी में तो गाड़ी जो है वो जितना हम चला पाएँ उस हिसाब से ठीक काम कर रही है। एक हल्का सा ट्राई हम यहाँ पे थोड़े क्लियर पैच पे दे देते हैं ताकि गाड़ी फंस भी जाए तो हमें ज़्यादा समस्या ना हो। तो यहाँ पे हम फंसा के देखेंगे। यहाँ पे बेसिकली हम टर्न करके देखते हैं कि गाड़ी इजीली टर्न होती है या नहीं होती है।
लेट्स डू इट। हम थोड़ा सा इस गड्ढे में गाड़ी को गिरा के देखते हैं कि वहाँ क्या सिचुएशन है। ओके, फोर्ड एंडेवर में यहाँ पे डिस्प्लेज आती है जो बताती है कि गाड़ी कितना कहाँ ऊपर नीचे झूल रही है। इसमें ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है, इसमें तो भैया आप खुद ही पता लगाओ। थोड़ा सा हम इधर लेके देखते हैं। तो ट्रैक्शन कंट्रोल यहाँ पे मैंने ऑन ही छोड़ रखा था, उसके बावजूद गाड़ी जो है वो निकल गई है जहाँ से निकलना था। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ मैंने यहाँ कर दिया है। तो अब ट्राई करेंगे थोड़ा सा रॉकी टेरेन पे यहाँ पे ऊपर चढ़ाने की हम कोशिश करते हैं इस वाले पैच पे। मैं यहाँ पे बाइक लेके ज़रूर गया हुआ हूँ बट कार लेके नहीं गया हूँ। 4x4 में नहीं है, 4x2 मोड पे है गाड़ी, रियर व्हील ड्राइव पे है। निकल तो जा रही है बट स्ट्रगल कर रही है पत्थरों के साथ। ट्रैक्शन कंट्रोल हम बंद कर देते हैं। यहाँ तो कोई 2 व्हील ड्राइव भी चली जाएगी, कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है। आगे हम नहीं जाएंगे बिकॉज गाड़ी पे स्क्रैचेस आ जाएंगे आगे हम गए तो, और जब गाड़ी हमारी नहीं है तो हम स्क्रैचेस नहीं लगा सकते हैं। कायदे की बात तो ये है। ओ, यहाँ पे जो है टर्न करने में बड़ी परेशानी होती है इन पोजीशन से। ओके, यहाँ हम इस्तेमाल कर रहे हैं हिल डिसेंट कंट्रोल का। 4x4 लो एंगेज किया है। और 4x4 लो नहीं से 4x4 हाई एंगेज किया है। और ये तो अच्छे से काम कर रहा है, ब्रेक की मदद से ही काम कर रहा है, अच्छे से काम कर रहा है। बेसिकली गाड़ी खुद ब्रेक कर रही है यहाँ पे। एनवीज के मामलों में एक्चुअली एंडेवर थोड़ी ज़्यादा बेटर हो जाती है जैसे ही एक बार आप स्पीड पकड़ लेते हो तब। यहाँ पे ये स्पीड पकड़ने के बाद भी हल्की फुल्की उस इंजन से आवाज़ आती रहती है। तो ये है फॉर्च्यूनर के बारे में सब कुछ, मतलब मेरे इंप्रेशंस बेसिकली। सेंस बनाती है नहीं बनाती आपको मेरे रिव्यू के ज़रिए थ्रू आउट पता चल चुका होगा कि कितनी ओवर प्राइस है ये, कंसिडरिंग इट्स फीचर्स एंड ऑल। बट 2 चीज़ें जैसे कि मैंने बोला इसके साथ मिलती है, वो आपको कहीं और ऑफर नहीं हो पाएगी। तो आप ये डिसाइड कीजिए कि आपको टॉर और ट्रस्ट चाहिए। टॉर का मतलब होता है माहौल और ट्रस्ट चाहिए, या आपको थोड़ा ज़्यादा सेंसिबल प्रोडक्ट चाहिए। वो आप बेसिकली चॉइस जो है वो यहाँ पे बनती है। सेगमेंट में आपके पास में अभी तो अल्टुरस भी है, जो शायद आगे हो या ना हो हमें पता नहीं है। एंडेवर है आपके पास में, और आपके पास में MG की ग्लॉस्टर है। ऑफ रोडिंग अगर आपको करनी है तो अगेन आपके पास में अल्टुरस थोड़ी सी कम ऑफ रोड केपेबल है। एंडेवर और फॉर्च्यूनर ऑलमोस्ट इक्वली केपेबल आपके पास में प्रोडक्ट है। एंडेवर में कभी आगे जाके कोई ढंग के इंजन ऑप्शन और आ जाए तो उसका और ज़्यादा सेंस बनता जाएगा। अभी थोड़ा बहुत ज़्यादा बनता ही है वैसे भी। बाकी तो यही है। इस वीडियो में भले ही आपने देख के 30-35 जितने मिनट का व्यू है वो स्पेंड कर लिए, बट खरीदनी तो आपको फॉर्च्यूनर ही है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। बाय। सब्सक्राइब कर लेना, ज्वाइन बटन भी दबा देना। कंसल्टेशन चाहिए तो वो भी देता हूँ मैं, बहुत ही सस्ते में।